Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोदारा with new video. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसके हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन कौन सी मेन वर्ब आती है, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हमें इसमें लिखनी होती है और किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना होता है। इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। सो हमेशा की तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन को पढ़ना जरूरी, ध्यान दें। द एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड अर्लियर एंड हैविंग इट्स इफेक्ट एट प्रेजेंट इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन कोई भी टेंस की आपसे पूछेगा कोई नहीं, आपको उसे याद नहीं करनी है, उसे लर्न नहीं करनी है, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आपको डेफिनेशन ये बताती है कि इसमें लिखा क्या जाएगा। अब मैं ये कह दूं इसमें ये लिखा गया है कि कोई भी कार्य जो पहले पूरा हो चुका है ना, और उसका प्रभाव आज भी हो, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ध्यान से सुनिए, पहले पूरा तो कोई भी काम होगा वो पास्ट में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने आधे घंटे पहले ही खाना खाया है, तो काम पास्ट में चला गया। तो फिर पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में फर्क क्या है? दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ध्यान रखिए। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन एक विशेषता है। कोई भी काम जो आपने पूरा कर लिया और उस काम को दोबारा करने की यदि आपको आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुने, आपने कोई काम पूरा कर लिया और उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, जब तक जरूरत नहीं होती है तब तक उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जब भी इसकी दोबारा जरूरत होगी तो उसे आप पास्ट में लिखना शुरू कर देंगे। ध्यान से सुनिए, जो कोई भी कार्य आपने पूरा कर लिया और उसे जब तक आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे। समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी खाना खाया है, आपने भी खाना खाया है, और आपके खाना खाने के 2 मिनट बाद में, 10 मिनट बाद में, 1 घंटे के बाद में, आधे घंटे के बाद में आपके रिश्तेदार आ गए, आपके रिलेटिव आ गए, आपके फ्रेंड आ गए। आपके घर वाले ने उसके लिए खाना बनाया और उसने आपको कहा कि आइए हम खाना खाते हैं। तो आपने खाना खा रखा है और आपकी खाना खाने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा खाना खाने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव टेकन। नहीं नहीं, मैं तो खाना खा लिया है। ये साहब कब कहोगे? क्योंकि आपको भूख नहीं है, क्योंकि आपने एक काम किया है, उससे आप दोबारा नहीं करना चाहते। यदि आप उसे दोबारा करना चाहोगे तो आप क्या कहोगे? मैंने खाना खाया तो था, लेकिन दोबारा खा लेता हूं। मतलब वहां उसकी जरूरत है। जब कोई भी कार्य, मान लीजिए कि आप जयपुर भ्रमण करके आए, आपने हवा महल, जंतर मंतर सब जगह जाके आए। जैसे आप पहुंचे तो आपके फ्रेंड ने कहा कि नहीं हम जयपुर चलते हैं और टूर करके आएंगे, हवा महल जाके आएंगे। तो आपसे कहा कि आई हैव विजिटेड, मैं तो विजिट कर चुका हूँ। मतलब आप उसे तब तक ऐसा कहेंगे जब तक आपको दोबारा विजिट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कार्य इस टेंस में लेके जाएंगे। यही इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। इसी बात से ही इस ये समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि इस टेंस के अंदर ऑलरेडी एक एडवर्ब आती है। मतलब मैं ये काम पहले ही कर चुका हूं तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बिफोर, सो फार, अभी तक, येट, इस तरह की एडवर्ब इसमें आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया था हम टेंस के एक सेंटेंस को सिर्फ एडवर्ब के माध्यम से ही सही कर सकते हैं, और हमारे पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है कि हम उस क्वेश्चन को राइट कर लें। तो हमें एडवर्ब हमेशा लर्न करनी है। सभी टेंसेज की अलग अलग एडवर्ब है, उनको ध्यान में रखेंगे। जैसे ऑलरेडी इसी टेंस में आएगी और कहीं भी नहीं आएगी। रिसेंटली, येट, सो फार, बिफोर, जस्ट, जस्ट नाउ, सिंस, इस तरह की एडवर्ब अगर आती हैं तो ये ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी। इन्हें आप गांठ बना करके रखें, इन्हें आप लर्न करके रखें। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं के बेस पे होंगे, और यही होगी जो ये बताएगी कि इस टेंस में, इस सेंटेंस में इस टेंस की वर्ब आएगी, और कोई नहीं बताएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है तो देखते हैं। इस टेंस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। आगे देखते हैं, हैज का जो यूज है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ में होगा। हैव का जो यूज है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ में होगा।
ये आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब ग्रुप में इसमें थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ध्यान से सुनिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओनली परफेक्ट में आएगी। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, और कहीं नहीं आएगी। हमेशा एक जैसा पैरेलल सिस्टम चलेगा। हैज हैव के बाद में अगर कोई भी मेन वर्ब आ रही है, ध्यान से सुनिए, हैज हैव के बाद में भी कोई मेन वर्ब आ रही है तो वो थर्ड फॉर्म ही होगी, दूसरी मेन वर्ब हो ही नहीं सकती। इस बात को कंठस्थ बिल्कुल गांठ बना करके रखिए, पक्का लर्न करके रखिए, हैज हैव आ गया तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस। ये इसकी बेसिक जानकारी हमने पढ़ ली। डेफिनेशन क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। एक सेंटेंस में इतनी बेसिक चीजें होती है। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर रखा है। आपका काफ़ी रेस्पॉन्स भी उसमें रहा था। जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि आप सेंटेंस वाले पार्ट को जरूर देखें। इसके अलावा मैंने बेसिक इंग्लिश कोर्स का एक कोर्स भी चालू कर रखा है। जो लोग इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि वो बेसिक इंग्लिश लर्नर का कोर्स सीखें, उसको देखें, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। उसमें मैंने यही चीज़ बताई है कि कहाँ पे हमें क्या करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी, सब चीज़ें वहाँ मैंने बताई है। देखते हैं अभी। तो स्टेटमेंट सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि इस टेंस की है, जो हैव है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, प्लस अदर आता है। ये मैंने बिफोर लिख दिया। बिफोर मैंने इसलिए लिख दिया कि यहाँ, क्योंकि बिफोर एक समय बहुत शब्द है और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो यहाँ बिफोर आ सकता है, रिसेंटली आ सकता है, येट आ सकता है, इस तरह के वर्ड यहाँ आ सकते हैं। यदि आपको नोट लगाना हो तो हमेशा मेन वर्ब के पहले लगता है यहाँ पर, है ना। तो ये मैंने आपको कई बार बता भी रखा है, और जब सेंटेंस पढ़ाए थे उसमें भी मैंने एक अलग से स्ट्रक्चर के रूप में इनको समझाया था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। ये चीज़ें कई बार होती नहीं है लेकिन हमें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। हम सेंटेंस को बहुत डिटेल्ड स्टडी से समझेंगे। जैसे पवन हैज विजिटेड द रेड फोर्ट, इसका मतलब है कि पवन विजिटेड कर चुका है, का मतलब पवन को दोबारा रेड फोर्ट विजिट करने की जरूरत नहीं है। पवन को दोबारा रेड फोर्ट को विजिट करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसका ये मतलब होगा अनिल हैज नॉट सेंट मी एनी गिफ्ट येट, अनिल ने अभी तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं भेजा है। तो येट अगर कहीं पर भी आए, ध्यान दें, येट अगर कहीं पर भी आ जाए तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा, ऐसा मानना है। मतलब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपको फिल करनी है। इसकी पहचान क्या होगी, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको फिल करनी होगी। कब? अगर येट आ जाए तो। आगे हम बढ़ते हैं। कपिल हैज ऑलरेडी, ध्यान से पढ़िए, कपिल हैज ऑलरेडी कुकड रेसिपी। सो आई हैव टेकन लंच, मैं लंच ले चुका हूं, मैं लंच ले चुका हूं मीन्स मुझे दोबारा लंच लेने की जरूरत नहीं है। इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे समझें, इस बात को समझेंगे तभी आपको ऑटोमेटिकली स्पोकन में ध्यान में आएगी। कोई चीज आपने पहले से कर ली, उसे आप दोबारा नहीं करना चाहते, कोई जरूरी नहीं है कि वो अभी पूरी हुई हो, वो 100 साल पुरानी हो सकती है, वो 50 साल पुरानी हो सकती है। आपने जो कार्य कर लिया अगर आप उसे दोबारा नहीं करना चाहते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जैसे राधा एंड गोविंद हैज वोन द मैच, राधा और गोविंद मैच जीत चुके हैं। मैंने कहा था इसका प्रभाव वर्तमान पर होना चाहिए, तो ये तो वर्तमान में प्रभाव होता है कि हमें उस काम को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। राधा एंड गोविंद हैज वोन द मैच, रिपीट हो गया सेंटेंस। रमन एंड दीपक हैव बोट ए न्यू लैपटॉप, रमन और दीपक नया लैपटॉप लाए हैं, ये उनका कार्य है। आगे हम पढ़ते हैं। आई हैव मेट यू बिफोर, मैं आपसे पहले ही मिल चुका हूं, है ना, पहले ही मिल चुका हूं। आदित्य हैज रिटन ए लेटर टू माय फादर, आदित्य मेरे पिताजी को लेटर लिख चुके हैं, मतलब पहले ही इंफॉर्मेशन जा चुकी है, उनको सूचित कर दिया गया है। सुमन हैज पास्ड दिस एग्जाम, सोहन हैज, नॉट सुमन, सोहन हैज पास्ड हिज एग्जाम, सोहन अपने एग्जाम पास कर चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे इसी टेंस में आएंगे। अब आपके लिए क्विज है, आप कम से कम 10 सेंटेंसेज यहाँ बनाएं, मुझे बताएं कि कोई भी बेसिक सेंटेंस आप बना सकते हैं और YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि पता चले कि आप कितना सही कर पा रहे हैं दुनिया के सामने। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब
मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप के होते हैं और डब्ल्यूएस वर्ड के होते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनसे निवेदन है कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें पढ़ें। आप इस बात के लिए बिल्कुल भी संकोच नहीं करें कि मुझे आता है, मुझे क्या देखना है। आप अगर वहाँ उस वीडियो को देखते हो ना, तो आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपने बिल्कुल भी इग्नोरेंट कर रखी थी। इंग्लिश यदि आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में यदि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें, अदरवाइज शॉर्टकट के चक्कर में रह जाओगे। आगे देखते हैं। मैंने ये भी बात बताई थी, जब भी इंग्लिश के अंदर जब भी हमें क्वेश्चन बनाना होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दें। सबसे पहले क्या लिख दें? हेल्पिंग वर्ब लिख दें। जिस भी टेंस का है, इस टेंस का तो इस टेंस वाले लिखें, दूसरे टेंस का तो दूसरे टेंस का हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे रख दें। बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब नोट है वो यहीं आएगा, नोट इसी जगह आता है हमेशा, क्योंकि नोट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, इस बात को ध्यान में रखें। सो ये क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव के यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको यस और नो क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर सिर्फ यस या नो में दिए जा सकते हैं, इसीलिए इनको यस और नो कहते हैं। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। कहाँ शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ऐसे सभी ट्रिक्स मैंने वहाँ बताई है, और भी बहुत सारी बातें वहाँ बताई हैं, आप देखें। जैसे सेंटेंस है, हैव यू सेंट मी दैट बुक, क्या मतलब आप मुझे वो बुक भेज चुके हो? ध्यान दें, मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा। ये क्वेश्चन है, आई हैव सेंट यू दैट बुक, है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ये एक हेल्पिंग वर्ब है, जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो इसको पहले ले आओगे। बाकी आप मैच कर ले, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। एक चेंजमेंट जो अलग है वो है आई और यू का। ये मैंने आपको एक दिन बताया था वीडियो के अंदर कि ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ऑटोमेटिकली मतलब आप अपने सामने वाले को यू बोलते हैं और सामने वाले दिया आंसर देगा अपने बारे में, तो आई बोलेगा। क्या बोलेगा? आई। मैं आपसे पूछ दूं हु आर यू, तो आप कहेंगे आई एम स्टूडेंट। मैंने पूछा यू, आपने कहा आई, तो ये हमेशा कन्वर्ट होते हैं। आई हमेशा यू में, यू हमेशा आई में कन्वर्ट होता रहेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखें। ओके, आगे और पढ़ते हैं। रवि हैज रवि नोट बोट ए न्यू बुक, तो रवि हैज नोट बोट ए न्यू बुक। इस तरह से मैंने इसको बनाया है। मैंने ये इस बात को आप बहुत इंपॉर्टेंट समझे कि क्वेश्चन से इंटरोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, एक आंसर से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आंसर आप दे ही नहीं सकते। बाकी आपकी मर्जी है, यदि आप सीधा जोर लगाना चाहते लगा लें, आपको सीखना ये पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, हैव दे रिटन ए लेटर टू पुलिस, क्या वो पुलिस को लेटर लिख चुके हैं? ध्यान रखें, जब भी हैज आ जाता है चुके हैं आएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? दे हैव रिटन ए लेटर टू पुलिस, वो हाँ वो एक पत्र लिख चुके हैं। हैज रमन लेफ्ट दिस रूम, तो क्या हो जाएगा? रमन हैज लेफ्ट दिस रूम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हैव यू गोट माई मैसेज, क्या आपको मेरा मैसेज मिल गया था? यू हैव गोट माई मैसेज। हैव दे वोन द मैच, क्या हो जाएगा? दे हैव वोन द मैच। हैज कमल कॉल्ड यू इन हिज बर्थडे पार्टी, क्या कमल ने आपको बर्थडे पार्टी में बुलाया? कमल हैज कॉल्ड मी इन हिज बर्थडे पार्टी। तो इस तरह से क्वेश्चन मैंने काफी बताए हैं। अब आपको इन्हें खुद को करना है, अलग से एक मैं क्विज देता हूँ अभी, उसमें आपको करना है ना? अब पहले डब्ल्यूएच वर्ड का पढ़ेंगे, उसके बाद में क्विज करेंगे। सो डब्ल्यूएच वर्ड में इतनी है, इतना स्ट्रक्चर हम पहली वाले में पढ़ चुके हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यस और नो का मैं जितना सा फर्क है, उस यस और नो के आगे आप डब्ल्यूएच और एचओडब्ल्यू वर्ड लगा दीजिए। डब्ल्यूएच और एचओडब्ल्यू वर्ड क्या होते हैं, इसका मैंने अलग से वीडियो बना के बताया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी सेंटेंस जो वोट, हाउ, हुम, व्हेन, वेयर, है ना, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग से शुरू हो, मतलब डब्ल्यूएच या एचओडब्ल्यू वर्ड से शुरू हो, है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो वो सेंटेंस हमेशा इंटरोगेटिव टाइप में डब्ल्यूएच और एचओडब्ल्यू वर्ड का कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखें। जैसे मैं कह देता हूँ हु हैज सेंट यू दिस गिफ्ट, क्या कह देंगे? पवन हैज सेंट मी दिस गिफ्ट। ध्यान दें, यहाँ हु का मतलब होता है सब्जेक्ट है, ये मैंने अलग से बताया एक वीडियो के अंदर। हु जब भी आएगा सब्जेक्ट हटेगा, तो सब्जेक्ट कौन था? पवन था। बाकी सेम टू सेम रहेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। यू और मी का मैंने आपको आई और यू के साथ रिलेशन करके बताया था, वैसे यू और मी होगा। ये ऑब्जेक्ट की जगह इसलिए मी आएगा, वो सब्जेक्ट था इसलिए आई आ रहा था। वोट हैज अनिल गिवन टू यू एज ए बर्थडे गिफ्ट, तो क्या करेंगे? अमन हैज गिवन मी ए बर्थडे, मी गिवन ए वॉच टू मी एज माई बर्थडे गिफ्ट। तो इस तरह से बनेगा। आगे हम देखते हैं, हाउ फार दे
हाउ फार हैव दे वॉक्ड, ध्यान दें जब भी दूरी आती है कितनी दूरी के अर्थ में हमेशा हाउ फार का यूज किया जाएगा, इस बात को विशेष ध्यान से पढ़ें। जब भी दूरी आती है, दूरी के डिस्टेंस में आता है तो हाउ फार, यदि संख्या आती है तो हाउ मेनी, अगर क्वांटिटी आती है तो हाउ मच, अगर फ्रिक्वेंसी बारंबारता, मैं दिन में 3 बार चाय पीता हूँ, मैं दिन में 5 बार सोता हूँ, तो फ्रिक्वेंसी के लिए हाउ ऑफन आएगा, क्या आएगा, हाउ ऑफन आएगा। तो ये कुछ विशेष वर्ड है जिनका हमें ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, दे है वो 10 किलोमीटर, हाउ फार का मतलब 10 किलोमीटर। आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू स्टेड देयर, हाउ लॉन्ग का मतलब अवधि, कितने समय तक आप वहां रुके, तो दे यू हैव स्टेड 10 डेज देयर, ये देर होगा, ये लास्ट में ई होगा, क्या होगा, ई होगा। आगे देखते हैं, why has Aman not taken his exam, Aman has not taken his exam, Aman has not taken his exam to get admission in the school, है ना, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। whom have you called in his birthday party, आपने बर्थडे पार्टी में किसको बुलाया, तो आप इसको आंसर अपने आप बना करके मुझे बताएं। अब एक क्विज होगी WHW वर्ड की, है ना, देखते हैं, या मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन है, आपको इस आंसर की हेल्प से क्वेश्चन बनाने हैं। आंसर मैंने दिया, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनाने से, वेयर का, होम का। आगे वाला, इस आंसर से ये क्वेश्चन बनेगा, आपको ये बनाना है, ऐसे कैसा मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, इस क्वेश्चन से ये वो क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं, इनसे आप बिल्कुल भी लेजीनेस शो नहीं करें, इन चीज़ों को आप हमेशा करें। जब आप रफ नोटबुक में करेंगे, फिर नोटबुक में करेंगे, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप अपना समय बर्बाद नहीं करें इंग्लिश सीखने के लिए, यदि आप एक्टिवली इसको नहीं करते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। सो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी, मैंने सब कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी और बारीकी से समझाई है। फिर भी यदि कोई कमी रही हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आपके पर्सनल कमेंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव